हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है, हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर 100 लेक्चर्स और 100 डेज के अंदर हम आपको क्लास 12th की पूरी बिजनेस स्टडीज को कवर करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर हम पहले 4 चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और स्टूडेंट्स आज हम अपना 5th चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि जितना डिटेल में हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे वहां इतना डिटेल में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। उसके अलावा हम आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स में से भी एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे कि एग्जामिनेशन के टाइम पर अटेम्प्ट करना भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझ में आना चाहिए। इससे पहले हमने प्लानिंग करा था। प्लानिंग में हमने डिसाइड करा था या सोचा था व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। एडवांस में हमने ये सोच लिया था कि फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग हम करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं बेसिकली वो देखते हैं। बेसिकली आपने एक पहले कंसेप्ट कर रखा है जिसको आप डिवीजन ऑफ वर्क कह देते हो। सेकंड चैप्टर स्टूडेंट्स, अगर आपको ध्यान हो तो उसके अंदर मैंने आपको एक प्रिंसिपल करवाया था, डिवीजन ऑफ वर्क। वो प्रिंसिपल कहता था कि अगर एक इंडिविजुअल से आप सारा का सारा काम करवाओगे तो वो इंडिविजुअल किसी भी काम में परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि एक इंडिविजुअल स्पेशलिस्ट हो जाए, काम को बड़े अच्छे ढंग से करे, तो आप एक इंडिविजुअल से एक पर्टिकुलर जॉब को ही परफॉर्म करवाओ या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी ही परफॉर्म करवाओ, जिससे कि उस एक्टिविटी को बार बार कर करके वो इंडिविजुअल उस काम में परफेक्ट हो जाए, जिससे कि वो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाए और इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाए। तो स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनाइजिंग हम करने वाले हैं वो सारा का सारा कंसेप्ट डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर ही बेस्ड है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं पहले उसको समझते हैं। हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी टोटल वर्क है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि टोटल कितना काम हो रहा है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें व्हाट इज द टोटल वर्क, कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम हो रहा है। उस वर्क को हम क्या करते हैं, फिर छोटी 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 एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्ट को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही कर सके। जैसे इस डायग्राम के अंदर हमने देखा कि टोटल 32 टाइप के वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें 8-8 करके मैंने डिवाइड कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल वर्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि एक पर्टिकुलर पार्ट को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल परफॉर्म कर सके। अब उसके बाद जब आपने टोटल वर्क को छोटे छोटे एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया तो जो एक्टिविटीज एक जैसी हैं उसकी आपने ग्रुपिंग कर दी। सपोज ये सारी एक्टिविटीज प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो आपने इसकी ग्रुपिंग करके एक डिपार्टमेंट बना दिया जिसको आपने कह दिया सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सपोज ये सारी एक्टिविटीज एक जैसी हैं जो कि गुड्स को बेचने से रिलेटेड हैं तो इसकी ग्रुपिंग करके आपने बना दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये सारी एक्टिविटी सपोज फाइनेंस से रिलेटेड है, जैसे अकाउंट्स बनाना, बैंक्स वगैरह से डील करना, रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस करना, तो फाइनेंस से रिलेटेड सारा काम है। आपने इसका एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जिसको आपने कह दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये सारी एक्टिविटीज वर्कर से रिलेटेड है, वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है, उनकी सिलेक्शन करनी है, उनके बारे में सोचना है, उनसे डील करना है, तो आपने एक डिपार्टमेंट बना दिया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम टोटल वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से काम होने हैं, उसके बाद उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद जो एक्टिविटी सिमिलर हैं उनको ग्रुप करके उसका एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं। जैसे हमने 4 अलग अलग से डिपार्टमेंट सपोज बना दिए। अब डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी जॉब पोजीशंस होंगी वो फिक्स कर देते हैं। तो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर जितनी भी जॉब पोजीशंस होंगी उसमें एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप फिक्स करते हैं कि किस जॉब पे कितनी अथॉरिटी होगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा।
तो क्लियर कट बता देते हैं। बेसिकली आप कह सकते हो हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जहां पर हम टोटल वर्क को स्मॉल एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं और एक जैसी जो एक्टिविटीज हैं उनकी ग्रुपिंग करके डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देते हैं, फिर उसमें पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं और हर एक पोस्ट के ऊपर हम बता देंगे कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्या है, किस पोस्ट पे कितनी अथॉरिटी है, किस पोस्ट पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके बाद कौन सी जॉब कौन सी पोस्ट सुपीरियर की है, कौन सी पोस्ट सबऑर्डिनेट की है, जिससे कि कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हो उसके अपने रोल के बारे में क्लैरिटी आ जाए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मेरे पास कितनी अथॉरिटी है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन मेरा सुपीरियर है कौन मेरा सबऑर्डिनेट है। अगर ये क्लैरिटी आ जाएगी तो कोई भी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में नहीं होगी एंड एवरी इंडिविजुअल कैन वर्क इन ग्रुप टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एक ऐसा स्ट्रक्चर ना क्रिएट करो, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई ना करो, ग्रुपिंग ना करो, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप ना बताओ, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी कि किसने क्या काम करना है क्या काम नहीं करना। तो अगर हम चाहते हैं कि बिना कंफ्यूजन के सभी मिलकर ग्रुप में काम करें तो आपको ऑर्गेनाइजिंग करना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स अभी हम डेफिनेशन देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग की क्या है। उससे पहले ऑर्गेनाइजिंग का एक प्रोसेस है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ये मैंने आपको बताया, आप आइडेंटिफाई करते हो कि टोटल काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सा होगा, फिर आप उस काम को छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते हो सो दैट वन पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म्ड बाय वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल एक ही एक्टिविटी को करेगा तो उससे उसमें वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली वी आर आइडेंटिफाइंग टोटल काम क्या होगा और उस काम को फिर हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं ताकि एक पर्टिकुलर हिस्सा, एक पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी एक इंडिविजुअल कर सके। उसका डिपार्टमेंटलाइजेशन अभी मैंने आपको बताया। डिपार्टमेंट्स में क्या होगा, सपोज पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप मोस्ट पोजीशन मैनेजिंग डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है। फिर हम क्या करते हैं, जो एक्टिविटीज हमें लगता है कि सिमिलर नेचर की है उसको एक जगह रख देते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रख देंगे। सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है उनको हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रख देंगे। फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उनको हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में रख देंगे। वर्कर से रिलेटेड, डील करने से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है उसको हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में रख देंगे। डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने के भी अलग अलग तरीके हैं। यहां पर हमने फंक्शंस के बेसिस पर डिपार्टमेंटलाइजेशन करी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एरिया वाइज डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देती है, जैसे नदर्न डिवीजन, सदर्न डिवीजन, ईस्टर्न डिवीजन, वेस्टर्न डिवीजन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देती हैं। तो बेसिकली हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए ताकि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर टाइप की ही एक्टिविटीज हो। इस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स काम करेंगे वो सारा प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करेंगे। इस डिपार्टमेंट में मार्केटिंग में जितने भी इंडिविजुअल्स काम करेंगे सारा मार्केटिंग से रिलेटेड काम करेंगे। फाइनेंस से रिलेटेड सारा काम फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सारा काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक ही टाइप की एक्टिविटीज हो रही हैं। देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब हम क्या करते हैं, जब आपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए तो आप हर एक डिपार्टमेंट को एक इंडिविजुअल के अंडर रखते हो जिसको आप डिपार्टमेंटल मैनेजर कह देते हो। तो बेसिकली हर एक डिपार्टमेंट का आपने एक इंचार्ज बना दिया और उसको आपने डिपार्टमेंटल मैनेजर कह दिया। फिर उस डिपार्टमेंट में जितने भी पोस्ट होंगी सभी पोस्ट की आप ड्यूटी एलोकेट करते हो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उन्होंने क्या काम करना है। और जब आप ड्यूटीज एलोकेट करोगे तो इस चीज का ध्यान रखना कि जिस पोस्ट पे जो ड्यूटी होगी वहां पर जो इंडिविजुअल होगा उसकी क्वालिफिकेशन से मैच करती हो। ऐसा ना हो कि क्वालिफिकेशन कुछ और है और ड्यूटी कुछ और दे रहे हैं, उससे फिर बाद में काम हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ड्यूटीज विच आर बीइंग गिवन मस्ट मैच द क्वालिफिकेशन ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू बी अपॉइंटेड ऑन दैट पर्टिकुलर पोस्ट। तो आपने ड्यूटीज एलोकेट कर दी, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। और सबसे लास्ट में एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अब इसमें क्या है, आप बेसिकली एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर देते हो कि जितनी भी पोस्ट क्रिएट हुई उसमें सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, ताकि क्लियर कट सभी को पता हो कि किसने किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसने किसको ऑर्डर्स देने हैं। उसके अलावा आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप भी क्रिएट करते हो। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप का मतलब है हर एक पोस्ट पे कितनी अथॉरिटी होगी,
मतलब कितनी उसके पास पावर्स होंगी और हर एक पोस्ट पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, मतलब उसकी क्या जिम्मेवारियां होंगी, क्या ऑब्लिगेशंस होंगी। अगर आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप नहीं बताओगे तो इंडिविजुअल कंफ्यूज हो जाएगा कि उसकी पावर्स क्या हैं और उसकी ड्यूटीज क्या हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम यही कर रहे हैं कि हम टोटल वर्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड कर रहे हैं, फिर जो एक्टिविटीज एक जैसी हैं जिसको एक जगह पर मैनेज किया जा सकता है उनकी ग्रुपिंग करके डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, फिर डिपार्टमेंट्स के हेड्स अपॉइंट करते हैं जिनको डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कहा जाता है, और जितने भी इंडिविजुअल्स डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे उनको ड्यूटीज अलोकेट करेंगे इस तरीके से कि जो ड्यूटीज हम उनको दे रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी से मैच करें। उसके बाद हम सभी पोस्ट जितने भी हमने क्रिएट करी हैं सभी में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप फिक्स करेंगे। ये बता देंगे किस जॉब पे कितनी अथॉरिटी है, किस जॉब पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, ताकि बिल्कुल 100% रोल क्लैरिटी आ जाए, हर किसी को अपना अपना काम पता हो, हर कोई मिलकर ग्रुप में काम कर सके ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। देन स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में देखते हैं इससे रिलेटेड क्या गिवन है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन एनसीईआरटी में भी गिवन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन। आप भी यही डेफिनेशन करना। इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। मैंने आपको बताया टोटल काम को आइडेंटिफाई करोगे, फिर ग्रुपिंग कर दोगे सिमिलर एक्टिविटीज की, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। उसके जितनी भी पोस्ट आप क्रिएट करोगे किस पोस्ट पे कितनी अथॉरिटी होगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो बता देंगे। एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। आप ये भी बता दोगे कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा। फॉर द पर्पज ऑफ अनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, ताकि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं मिलकर अच्छे से काम कर सकें, रोल क्लैरिटी के साथ काम कर सकें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। अकॉर्डिंग टू थियो हाइमन, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। थियो हाइमन की भी डेफिनेशन हमारे यहां है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है आप डिफाइन करते हो कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी और आप एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करते हो। एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम, उसमें किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो भी आप बेसिकली डिफाइन करते हो। स्टूडेंट्स डेफिनेशन आप लुइस ए एलन की करना, दैट इज अ बेटर डेफिनेशन। देन अगर हम ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। The first step in the process of organizing is to identify the total work to be done and dividing it into specific activities. Identify करा total work और उसको छोटे छोटे parts में divide कर दिया। The work is divided into manageable activities so that duplication can be avoided. एक particular activity को एक particular individual करेगा ताकि duplication ना हो। And burden of work can be shared among the employees, और काम के burden को share किया जा सके। अगर एक ही employees को सारी activities करने के लिए दे दें तो उसके ऊपर burden जो है वो बढ़ जाएगा। देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, मैंने आपको बताया ग्रुपिंग कर देना। वंस वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज व्हिच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप टुगेदर। ऐसी एक्टिविटीज जो सिमिलर हैं जिसको एक ही जगह पर मैनेज किया जा सकता है उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन बोल देंगे। डिपार्टमेंट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सेवरल क्राइटेरिया, बड़े सारे तरीके हैं डिपार्टमेंट्स बनाने के। मैंने आपको बताया टेरिटरी के बेसिस पर जैसे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, प्रोडक्ट्स के बेसिस पर जैसे अप्लायंसेस क्लोथ्स कॉस्मेटिक्स, तो बड़े सारे क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पर आप डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, आप ड्यूटीज असाइन करेंगे। वंस डिपार्टमेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। मैंने बताया डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड अपॉइंट कर देंगे जिसको आप डिपार्टमेंटल मैनेजर बोल देते हैं। जॉब्स आर देन एलोकेटेड टू द मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, फिर हर एक डिपार्टमेंट में जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको जॉब एलोकेट करेंगे इन अकॉर्डेंस टू देयर स्किल्स एंड कंपिटेंसीज। ये बड़ा जरूरी है कि जो उनके स्किल्स हैं, जो उनकी कंपिटेंसी है, आप उसके अकॉर्डिंग जॉब दो। अगर आप जॉब कुछ और दे रहे हो, उनके स्किल्स कुछ और हैं, तो वो काम को नहीं कर पाएंगे। It is essential for effective performance that a proper match is made between the nature of job and the ability of individual. क्या जॉब दे रहे हो, इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी क्या है, उसमें मैच होना चाहिए। अगर मिसमैच है तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। And the last one is establishing authority and reporting relationship. The last step in the process of organizing is the creation of authority responsibility relationship among job positions. किस जॉब पे कितनी अथॉरिटी होगी, किस जॉब पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो हमें बताना जरूरी है।
उसके बिना क्लैरिटी नहीं आएगी। इट क्लैरिफाइज फ्रॉम whom a person has to take orders and to whom he is accountable। बेसिकली सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप आप बता रहे हो, किससे ऑर्डर लेने हैं, किसको ऑर्डर देने हैं। जनरली हम अपने सुपीरियर से ऑर्डर्स लेते हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डर्स पास ऑन करते हैं। दिस स्ट्रक्चर आल्सो क्लैरिफाइज द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। मैंने बता दिया सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्लैरिफाई करेंगे एंड आल्सो एक्ट्स एज अ चेन ऑफ कम्युनिकेशन। और बेसिकली जब आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया तो उस स्ट्रक्चर के ही थ्रू कम्युनिकेशन फ्लो करेगा। सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट करेगा, वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेशन करेगा। तो बेसिकली कंफ्यूजन बेसिकली खत्म हो रही है जब आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। हर किसी को अपने अपने जॉब के बारे में पता है, हर किसी को अपनी अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है, हर किसी को अपने सुपीरियर्स के बारे में पता है, अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में पता है, क्या काम उनको करना है, क्या काम उनको नहीं करना, उसके बारे में पता है। तो हर कोई इंडिविजुअल अपना अपना काम करेगा, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया। ट्राई कीजिए इसके नोट्स साथ के साथ बनाने की, ताकि एग्जाम टाइम में आपके ऊपर कोई बर्डन ना पड़े। स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।